जहर दिया गया तो यह जेल अभिरक्षा में या न्यायिक अभिरक्षा में किसी व्यक्ति को जहर दिया जाए, यह तो बहुत ही अनुचित बात। आजकल का जो प्रशासन है वो पूरा मुख्यमंत्री की चाटुकारिता में लगा रहता है। उसको लगता है कि मुख्यमंत्री खुश होना चाहिए चाहे कुछ भी हो। जो अतीक अहमद के साथ हुआ, वो शूटरों ने आकर के मारा और पुलिस की गोली से एक गोली भी फायर ना होना, ये तो सीधे-सीधे अंधा आदमी बता सकता है कि ये सुनियोजित एक साजिश थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदर्श मोहन और आप देख रहे हैं ग्लोबल खबर। अभी इस वक्त आप देख सकते हैं हमारे साथ आनंद स्वरूप जी महाराज हैं। इनसे बातचीत करेंगे। यूपी में एक सबसे ज्यादा मामला गरमाया हुआ है मुख्तार अंसारी का। तमाम लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। इस पर हम जानेंगे कि महाराज जी क्या सोचते हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, मुख्तार के ऊपर में मुझे क्या सोचना है, मुख्तार माफिया थे, जेल में बंद थे, बीमारी हुई और मारे गए। लेकिन अभी जो प्रश्न खड़ा है उनको लेकर के मुख्तार अंसारी को, कि मुख्तार ने कुछ दिन पहले कहा कि जहर दिया गया। जहर दिया गया तो यह जेल अभिरक्षा में या न्यायिक अभिरक्षा में किसी व्यक्ति को जहर दिया जाए, यह तो बहुत ही अनुचित बात है। अगर रक्षक के पास ही व्यक्ति सुरक्षित नहीं रहेगा, तो यह निश्चित रूप से लॉ एंड ऑर्डर पे प्रश्न चिन्ह है। ज़रूरत है, जब आप डेमोक्रेसी में रहते हैं तो अपनी डिग्निटी और अपना कैरेक्टर मेंटेन करने की। अब मुख्तार अंसारी का एनकाउंटर होता, मुख्तार अंसारी कहीं मारे जाते, तो उतना प्रश्न नहीं खड़ा होता। जेल में और 3 दिन पहले उन्होंने इस बात को कहा कि हमको ज़हर दिया गया, यह सुन के थोड़ा अच्छा नहीं लगा। कस्टोडियल डेथ पर एक चीज़ और है जो इस शंका को और ज़्यादा गहरा देती है कि उनके परिवार पहले से ही ये कह रहे थे, आरोप लगा रहे थे कि उन्हें स्लो पॉइज़न दिया जा रहा है, उनका खाना बदला जाना चाहिए। लेकिन तमाम सारे आरोपों के बावजूद भी जेल प्रशासन ने उनके परिवार की नहीं सुनी। देखिए, परिवार की अब क्या है कि आजकल का जो ब्यूरोक्रेट्स है, हुँ। आजकल का जो प्रशासन है, वो पूरा मुख्यमंत्री की चाटुकारिता में लगा रहता है। उसको लगता है कि मुख्यमंत्री खुश होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। उसको संविधान से कोई मतलब नहीं है। संविधान की लगातार हत्याएँ हो रही हैं। अभी जो वो हुआ, मैं वीडियो सुन रहा था कि वो अपने बच्चे से बात कर रहे थे और कह रहे थे कि जो 18 की रात को हमको ज़हर दिया गया, उसका असर पूरी तरह से हो रहा है। शरीर तो हमारी जा रही है, रूह रह जाएगी, शरीर हमारी चली जाएगी। तो ये विषय जो है, निश्चित रूप से वो है और मुझे बड़ा अजीब लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो मैं भी बहुत चिंतित हुआ उसको लेकर के कि हुँ। भई कस्टोडियल डेथ हुई। एक चीज़ और निकल कर सामने आती है। तमाम लोग ये कहते हैं जो उनके विपक्ष में हैं, जो उनको माफ़िया बता रहे हैं कि उन्होंने क्या किया कि अमीरों से लूट करके, एक जो रॉबिन हुड वाली कहानी है कि लूट-पाट करके अपने क्षेत्र में उन्होंने कोई क्राइम इतना ज़्यादा ख़ासा नहीं किया, अपने लोगों को उन्होंने बाँटना शुरू किया। तो ऐसे लोगों को अगर 4 लोग मसीहा बता भी रहे हैं, फिर भी उन्हें मसीहा नहीं माना जाना चाहिए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि संत समागम इस पर क्या सोचते हैं और धर्म के हिसाब से क्या ये सही है या फिर नहीं कि आप कुछ लोगों से 2-4 लोगों से लूट के और उसको 100 लोगों में बाँट दो? देखिए, मुख्तार अंसारी तो ठेकेदार थे और उनके पास कोई ऐसा स्रोत नहीं था कि कोई शोषण का पैसा आता हो। हुँ, कोई ऐसा प्रूफ़ नहीं है। हुँ। हाँ, ठेकेदार बहुत बड़े लेवल के थे, किसी को ठेका नहीं लेने देते थे। जितनी हत्याएँ हुई वो मैक्सिमम ठेके के लिए हुई हैं, ठेकेदारों की हुई हैं। तो ठेके का पैसा कमाना और गरीबों में बाँटना अच्छी बात है। मुख्तार अंसारी का मैं कोई पक्ष नहीं ले रहा हूँ, हुँ। चूँकि मऊ दंगे में या तमाम ऐसी जगह पे उनकी जो संदिग्ध भूमिका है, वो उस पे मैं कोई जस्टिफ़िकेशन नहीं दे सकता हूँ। मुख्तार को कोई संत नहीं बता सकता हूँ। लेकिन मुख्तार गरीबों के लिए काम करते थे, मैं सुनता था। तमाम ऐसे गरीब मुझसे भी मिले जिन्होंने कहा कि मुख्तार ने हमारी बहुत मदद की। तमाम स्कूलों ने कहा कि हमारी बहुत मदद की। तो निश्चित रूप से मुख्तार लोगों के लिए मसीहा थे। मुख्तार तमाम घरों को उजाड़ दिए, उनके लिए माफ़िया थे, उनके लिए आतंकवादी थे। तो संत समाज को इसमें कुछ कहने की, संत समाज तो आईना दिखा सकता है और इसमें यही हुआ कि कस्टोडियल डेथ हुई और यह एक सरकार के ऊपर बड़ा प्रश्न है, जिसको कि कोई बोल नहीं रहा है। हुँ। डर से नहीं बोल रहा है और जैसे भी नहीं बोल रहा है, वो बोला जाना चाहिए। एक के बाद एक कई मामले होते जा रहे हैं। चाहे हम बात करें कि विकास दुबे की या बात कर लें अतीक अहमद की या बात कर लें मुख्तार अंसारी की। लगातार जितने भी लोगों पर मतलब तमाम सारे मुकदमे दर्ज थे, उनके ऊपर केस चल रहा था। उन्हें न्याय नहीं मिलता है कोर्ट से, उसमें कोर्ट नहीं क्या नाम है सज़ा देती, उससे पहले ही
पुलिस की गिरफ्त में यानी कि कस्टोडियल डेथ हो जाती, कहीं एनकाउंटर हो जाता है, तो अभी जैसे अतीक अहमद का देख लिया जाए, पुलिस की रहते हुए तमाम सारे लोग आए और धाएँ-धाएँ करके चले गए। लेकिन इसके बाद भी अभी तक जो है प्रशासन वो सजग नहीं हो रहा है, जाग नहीं रहा है। क्या ये जानबूझकर किया जा रहा है? ऊपर से कोई दबाव है? नहीं, ये तो लग ही रहा है कि जानबूझ के हो रहा है। प्रशासन तो चाहता है कि इनको मारना है, चाहे वो हुँ। कैसे भी मारना है। उनको मारने की अनुमति है और जिसमें कि शासन फँसे भी ना। तो दोनों बातें हैं। अब वो जो अतीक अहमद के साथ हुआ, वो शूटरों ने आकर के मारा और पुलिस की गोली से एक गोली भी फायर ना होना, ये तो सीधे-सीधे अंधा आदमी बता सकता है कि ये सुनियोजित एक साजिश थी, अतीक अहमद की हत्या हुई। हुँ। लेकिन फिर एक कहता हूँ कि अतीक भी माफ़िया था और उसको मारा जाना चाहिए था। मारा गया या फांसी होती उसको या जैसे भी एनकाउंटर होता उसका, वो अच्छा रहता। लेकिन पुलिस की अभिरक्षा में किसी व्यक्ति की हत्या हत्या हो जाए, ये बड़ा खराब लगा और इससे हमेशा शासन पे प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये सरकार जो है बहुसंख्यकों का वोट पाने के लिए अल्पसंख्यक जितने भी हैं उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है, वरना ब्रजेश सिंह को क्यों बचाती है सरकार? हाँ, ये तो दिख ही रहा है और तमाम ब्राह्मणों की हत्याएँ हो गई इसमें, एनकाउंटर हो गए। हाँ। एक जाति विशेष के लोगों को निश्चित रूप से प्रतिशत दिया जा रहा है, लोग कह रहे हैं। लेकिन ऐसा मुन्ना बजरंगी भी उसी जाति के थे। मुन्ना बजरंगी तो वो हुँ। मारे गए। तो ये प्रश्न उठा देना विपक्ष के लिए ये सतही बात है। मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। माफ़िया, माफ़िया होता है। ब्रजेश के ऊपर भी कस्टोडियल लंबे समय तक काम चला और उनके ऊपर कोई भई जो न्यायपालिका है उसने छोड़ा है। शासन ने थोड़े छोड़ा है। छोड़ कर के बाहर घूम रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, अभी एमएलसी हैं वो। तो निश्चित रूप से जो अभी की शासन व्यवस्था है वो मुझे लग रहा है कि एक सुनियोजित काम केवल वोट बैंक के लिए चल रहा है। इससे दूरगामी जो परिणाम होते हैं वो खराब होते हैं। योगी सरकार में लॉ एंड ऑर्डर को कैसे देखते हैं? कितनी सही है योगी व्यवस्थाएँ? सरकार में लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, माफिया डरा हुआ है, अपराधी डरा हुआ है, लेकिन यह जो बदले की भावना से काम चल रहा है, वह नहीं होना चाहिए। न्यायपालिका को अपना काम करना चाहिए, पुलिस को अपना काम करना चाहिए। पुलिस का काम न्यायपालिका का काम नहीं है। तो जिस तरह से एनकाउंटर्स हो रहे हैं, फेक एनकाउंटर्स कई हो गए। मऊ में एक बजरंग पांडे थे, मारे गए। और वो उनके ऊपर कोई अपराध नहीं था। अभी गोरखपुर में एक द्विवेदी की हत्या हुई, एनकाउंटर हुआ। 3 दिन पहले इनामी बदमाश घोषित हुआ, जब पकड़ लिया गया तो 3 दिन बाद उसको एनकाउंटर में मारा मारा हुआ दिखा दिया गया। तो इन सब चीज़ों से सरकार की छवि गिरती है और उससे बचना चाहिए। आपने कहा कि सरकार की छवि गिरती है, लेकिन वहीं तमाम लोग ये भी कह रहे हैं कि ये सब कुछ जो किया जा रहा है, ये चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है, ताकि चुनाव में एक मैसेज पहुँचाया जा सके कि हम माफ़ियाओं के खिलाफ हैं, हमने प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को बहुत मजबूत कर दिया है, अब प्रदेश में कोई भी गलत काम करने वाला नहीं रहेगा और लोग जो हैं वो बीजेपी की तरफ आकर्षित हों। देखो, अभी जो समीकरण है, अगर वो न रहे, हुँ। अगर लॉ एंड ऑर्डर से, विकास से वोट मिलना होता, तो आपको कई पार्टियों के गठबंधन की ज़रूरत नहीं थी। अगर मोदी का चेहरा इतना मजबूत है, तो छोटे-छोटे दलों को मिलाने की ज़रूरत नहीं थी। अगर योगी पे इतना भरोसा है कि वो 80 सीटें दे सकते हैं, तो उससे गठबंधन की ज़रूरत नहीं थी। बात ये है कि हर हालत में सत्ता पे रहना है, यह इन लोगों का लक्ष्य है और उसपे वो सफल होते दिख रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद महाराज जी बातचीत के लिए। तो देखा महाराज जी ने ना किसी का पक्ष लिया है और ना ही विरोध में। एक संत की जो भाषा होती है, जो वाणी होती है, बिल्कुल उसी तरीके से महाराज जी ने जो सही चीज़ होता है, जो सत्य पथ पर चलने वाली बात होती है, उसी तरीके की बात की। आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा।